नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। रात के 10 बजने को है और 10 बजे की खबर में सबसे बड़ी खबर और एक अच्छी खबर। इंडिया लेजेंड्स की शानदार जीत हुई है। रायपुर में ये मैच चल रहा था। बांग्लादेश लेजेंड्स को 10 विकेट से इंडिया लेजेंड्स ने हरा दिया है। बांग्लादेश लेजेंड्स ने 109 रनों का टारगेट दिया था। इंडिया लेजेंड्स ने 10 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। पुराने अंदाज में सचिन और सहवाग की जोड़ी दिखी है। सहवाग ने 20 गेंदों में 50 जड़ दिया। साथ ही सहवाग ने 35 गेंदों में 80 रन बनाए हैं। तो शानदार पारी खेली है दिग्गजों ने। और ये दिग्गजों की पूरी टीम लगी हुई इंडियन टीम में, जहां शानदार जीत हुई है इंडिया लेजेंड्स की। बांग्लादेश लेजेंड्स को 10 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश लेजेंड्स ने 109 रनों का लक्ष्य दिया था। शुरुआत हुई बैटिंग की पारी टॉस जीतकर बांग्लादेश लेजेंड्स ने शुरू की। और माहिर खिलाड़ी, ये ऐसे खिलाड़ी जिनको आपने वनडे टेस्ट मैचेस में, इवन IPL में भी आपने शानदार खेल खेलते हुए देखा और काफी लंबे समय से ये लोग मैदान में नहीं दिखे थे। और ये बेहद अद्भुत हो जाता है जब क्रिकेट के ऐसे धुरंधर मैदान में दोबारा वापस आए। तो बेहद रोमांचक ये मैच, और इस मैच के बाद शानदार जीत इंडिया लेजेंड्स की हुई है। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए। स्टार, कितना रोमांचक ये मैच था और काफी इजीली इंडियन लेजेंड्स ने मैच अपने नाम कर लिया। देखिए, रायपुर के क्रिकेट पिच की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो भले ही ये मैच लो स्कोरिंग था, लेकिन जिस अंदाज में सचिन और सहवाग ने बैटिंग करी है वो काफी लाजवाब रहा और उसकी वजह से टीम इंडिया बहुत कम समय में ही स्कोर मैच जीत ली। और कहीं ना कहीं उत्साह काफी ज्यादा था क्रिकेट खिलाड़ियों में, और पकड़ के उत्साह काफी ज्यादा था। और देखेंगे कि खचाखच ये स्टेडियम भर चुका था दर्शकों से, और कहीं ना कहीं लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। और जिस प्रकार की बात की जाए तो बस 110 रन का स्कोर था भले ही, लेकिन जो शानदार अंदाज में बैटिंग सचिन और सहवाग ने की है वो काफी लाजवाब रही थी और दर्शकों को छक्के चौके देखने को मिला। तो भले ही लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन जबरदस्त रोमांचक मुकाबला छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिला है। शुक्रिया आपका स्टार, जानकारी के लिए। सरगुजा में प्रशासन के नाक के नीचे भूमाफिया न सिर्फ कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं, बल्कि बिना डायवर्शन के प्लॉट काटकर बेच रहे हैं। एक ऐसे ही मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने धोखाधड़ी के आरोप में खरीदार और विक्रेता को नोटिस जारी किया है। क्या है कृषि भूमि की अवैध प्लॉटिंग का ये मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सरगुजा में राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर भूमाफिया किस कदर सरकार को चूना लगा रहे हैं, ये डेवलप हो रही कॉलोनी इसकी मिसाल है। अंबिकापुर से लगे इलाके सरगवा में करीब 9 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण भूमाफिया कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि जमीन कृषि भूमि के तौर पर दर्ज है, जिसे बिना डायवर्जन कराए यहां प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाई जा रही है। 39 अवैध प्लॉट की तो रजिस्ट्री भी कर दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब इस इलाके के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनदर्शन में की। इस जमीन पर कुछ साल पहले तक महुआ और यूकेलिप्टस के पेड़ थे, जिन्हें बिना अनुमति के काट दिया गया। इतना ही नहीं, खरीदी बिक्री में लाखों की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी भी की गई। ये स्टाम्प चोरी करके और बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस लिए 39 लोगों को के और कृषि भूमि को करीब करीब 1 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए इसने ये कृत्य किया है। शिकायत के बाद जब इसकी जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। कलेक्टर ने इसकी जांच प्रशिक्षु IAS और राजस्व टीम से कराई, जिसमें सामने आया कि कॉलोनी बसाने के लिए प्रशासन को धोखे में रखकर इसकी बिक्री की गई। इसके अलावा जमीन का मद परिवर्तन किए बिना कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई। यही नहीं, जमीन की प्लॉटिंग करके 82,53,000 का बेचा लाभ लिया गया। स्टाम्प चोरी की गई सो अलग। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अलग अलग धाराओं के तहत जुर्माना राशि जमा करने
और दोषियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया है। सरगांव में ये शिकायत हुई थी कि वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के और बिना डायवर्जन की प्रक्रियाओं का पालन किए हुए छोटे टुकड़ों का प्लॉटिंग करके और उसको रजिस्ट्री भी करवा रहे हैं। जो भी उसमें आरोपी थे, जिनके खिलाफ ये पाया गया था, जो उसमें एंगेज थे, उनको नोटिस जारी किया गया। जमीन फर्जीवाड़े के इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर भी आरोप है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस अवैध कॉलोनी निर्माण से लेकर जमीन खरीदी बिक्री के मामले में आंखें क्यों मूंद ली, इसके पीछे साठगांठ की बातें की जा रही। मामला मुख्यमंत्री जन दर्शन तक पहुंचने के बाद अब इस मामले की जांच से न सिर्फ भूमाफिया बल्कि राजस्व महकमे में भी खलबली मची है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक ली। भोपाल और इंदौर में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सख्त अंदाज में कहा कि यदि अगले 3 दिन में कोरोना के प्रकरणों में कमी नहीं हुई तो 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रदेश में किसी भी हालत में स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाए। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र सीमा से लगे सभी जिलों पर लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में लंदन वेरिएंट से संक्रमित 6 मरीज मिले हैं। लंदन वेरिएंट का संक्रमण अधिक घातक है। इस गंभीरता को देखते हुए इंदौर और भोपाल में सावधानियां बरतना और सख्ती करना जरूरी है। सीएम ने कहा कि दुकानदार बिना मास्क के दुकान पर बैठेंगे या बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को सामान देंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में महंगाई का मुद्दा हावी है। कभी पेट्रोल डीजल के दामों पर सियासत तो कभी महंगी रसोई गैस पर हंगामा। लेकिन जनता बीते 3 महीने से साग सब्जी के बढ़ते दामों से कहीं ज्यादा त्रस्त है। ये हालात तब है जब प्रदेश में साग सब्जियों का उत्पादन और उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्रफल में इजाफा हुआ है। मंडियों में आवक भी बम्पर है, बावजूद इसके किसान और जनता परेशान। मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ न सिर्फ साग सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है बल्कि इनके उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। आलू, प्याज, टमाटर, मटर और फूल गोभी समेत अन्य सब्जियों के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन न तो किसानों को लागत नसीब हो रही है और न ही लोगों को सस्ती सब्जियां मिल रही हैं। किसान कहते हैं कि उनसे औने पौने दाम पर खरीदी गई सब्जियां बाजार में ऊंचे दाम पर बिकती हैं। सब्जियों की महंगाई से किसान, फुटकर विक्रेता और आम जनता सब परेशान हैं। कम से कम 30-35 आदमी लेबर लगी रहती है रोज, और मेहनत इतनी है कि आप देखिए, मतलब ड्रिप लाइन लगा के और इतना मतलब खर्चा करता है आदमी, और रेट वही मिलता है, मतलब मजदूरी देना ही मुश्किल हो जाता है और खर्चा ही चलता है कुल मिला के इतनी लागत लगा के। हम लोग भैया क्या छोटे व्यापारी हैं, हम लोग थोक मंडी से माल खरीद के लाते हैं। जिस भाव मिलता है हमें 2 पैसे मिलते हैं, उस हिसाब से हम बेच देते हैं। 10 का ला रहे हैं, 11 का 12 का बेच दे रहे हैं। ये सब तो काम है वो थोक व्यापारियों का। अब वो लोग माल को रोक लेते हैं या स्टॉक कर लेते हैं, क्या करते हैं उनके ऊपर है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 200-500 रुपये में कुछ नहीं बिक्री होता। दरअसल साग सब्जियों को लेकर शहर शहर माफिया का जाल फैला है, जो स्टॉक और कालाबाजारी कर थोक मूल्य की ऊंची दरें तय करते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमीशन खोरों और साग सब्जी माफिया पर कार्रवाई की बात कही है। नहीं, बिचौली हटा रहे हम, बिल्कुल हटा दी, आड़त प्रथा खत्म कर दी हमने, और कहीं हो तो बताओ, हम खत्म कर देंगे। दलालों और सब्जी माफिया के हाथ में कीमतों का कंट्रोल लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। न तो किसान को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है और न ही जनता को सस्ती सब्जियां। लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ नहीं है। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। बिलासपुर और रायपुर नगर निगम के अधिकारियों के हनन का आरोप लगाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य और रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बिलासपुर के विनय दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रमन सरकार ने किया था, लेकिन इसमें निगम के जनप्रतिनिधियों को जगह देने की जगह राज्य स्तर के अधिकारियों को जगह दी गई। याचिका में पिछले 4 सालों के भीतर किए गए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम को अनाधिकृत बताया गया है।
याचिकाकर्ता ने इन कंपनियों को समाप्त कर सारे अधिकार निर्वाचित संस्थाओं को वापस करने की मांग उठाई है। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में की गई। मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। के जितने अधिकार थे उन अधिकारों पर अनधिकृत रूप से इन स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। कोई भी फाइल प्लानिंग के स्तर पर से लेकर क्रियान्वयन के स्तर तक अनुमोदन के लिए ना सामान्य सभा में आ रही है, ना मेयर इन काउंसिल में, ना मेयर के पास, ना सभापति के पास। ये पूरी तरह असंवैधानिक व्यवस्था है, अनधिकृत गैर कानूनी व्यवस्था है। इसको चुनौती देने वाली जनहित याचिका हमारे साथी विनय दुबे अधिवक्ता जो हैं वो याचिका करता है और आज हमने इस पर बहस की है। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी की ओर से सप्लाई की गई पोविडोन आयोडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की फिर से जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जांच फूड लैब में करवाई गई है। ये NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से मान्यता प्राप्त भी नहीं है, इसलिए कलेक्ट सैंपल की दोबारा जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगर इसमें गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने हिमाचल प्रदेश की एल्विस हेल्थ केयर कंपनी से पोविडोन आयोडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की खरीदी की थी, जिसे प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में सप्लाई किया गया। जनवरी में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक ने सॉल्यूशन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ड्रग डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत की, जिसके बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने सैंपल लेकर सॉल्यूशन की जांच की तो दवा नकली निकली। ड्रग डिपार्टमेंट ने कंपनी को नोटिस देने की बात कही है। किस परिस्थिति में दवाई रखी जाती है खरीदने के बाद और उसके क्वालिटी कंट्रोल के बाद, और कुछ दिन बाद अगर ये दवाई की गुणवत्ता में ऐसा विपरीत प्रभाव आ रहा है तो ये अवश्य चिंता की बात है और लगातार निगरानी रखना और ऐसे कंपनियों को दूर करना। ग्वालियर जिले की डबरा नगर पालिका और दतिया जिले के इंदरगढ़ नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के आरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 10 दिसंबर 2020 के शासन के नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल डबरा नगर पालिका और इंदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। दोनों नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद 1994 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को रोटेशन पद्धति अपनाते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, आरक्षण की संकल्पना अस्थायी है, इसे स्थायी नहीं माना जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। राजकुमार यादव की याचिका में मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 1999 की संवैधानिक वैधता को ये कहते हुए चुनौती दी कि इसमें नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण में रोटेशन पद्धति की बात नहीं कही गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 457 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। आज एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इंदौर में 176 नए कोरोना मरीज मिले हैं। भोपाल में 170 पॉजिटिव केस सामने आए। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3457 है। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 8 मार्च तक अगर लगातार ऐसे ही कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो जिन शहरों में रफ्तार तेज है वहां नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। ये आंकड़े आज के हैं, जहां मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस 3457 है। 274 नए मरीज का आंकड़ा 457 का है। 457 नए मरीज सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में 274 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। आज 217 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2816 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3854 मरीजों की मौत हो चुकी है और 3,13,808 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक 3,07,138 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में बेहतरीन काम करने वाले प्रदेश के 65 पुलिसकर्मियों को आज इंद्रधनुष सम्मान दिया गया। रायपुर के ट्रांजिट मेस में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले में दुर्ग, रायगढ़ और महासमुंद जिले की टीम शामिल रही। एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और उसके साथ बलात्कार की घटना में 17 दिनों के भीतर आरोपियों को दबोचने वाली बेमेतरा पुलिस को सुपर इन्वेस्टिगेटर का सम्मान मिला। इसके लिए दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा से लेकर बेमेतरा थाने के टीआई और आरक्षक तक को सम्मानित किया गया। इस टीम को सुपर इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ इंद्रधनुष सम्मान भी दिया गया। महासमुंद में ड्रग्स के अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए वहां के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर समेत पूरी टीम को इंद्रधनुष सम्मान मिला। रायगढ़ के खरसिया में चर्चित शिवांत अग्रवाल अपहरण केस को महज एक दिन में सुलझा लेने के लिए रायगढ़ की पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। इस तरह का डीजीपी महोदय द्वारा जो सुपर इन्वेस्टिगेटर और इंद्रधनुष का कार्यक्रम जो शुरुआत की गई है, इससे लोगों का, पुलिस अधिकारियों का और जो जवान हैं उनका काफ़ी मनोबल बढ़ा है और सभी में एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आई है। अंबिकापुर में एक पुलिस आरक्षक को अपने घर के सामने कुत्ते को शौच कराने से युवकों को रोकना महंगा पड़ गया। युवकों ने आरक्षक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिससे आरक्षक के सिर में गंभीर चोट आई है। आरक्षक ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। दरअसल पड़ोस के 2 युवक आरक्षक के घर के सामने कुत्ते को शौच करवा रहे थे। मना करने पर विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद दोनों युवक ने घर में घुसकर आरक्षक के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन्होंने इनको मना किया कि आपका कुत्ता इधर आके हमारे घर तरफ पलटी करते, तो इस बात पर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। एक आपसी विवाद था ये, और इस बात को लेकर के राजेश सिंह, प्रिंस सिंह ने उनके घर में घुस करके हाथ मुक्के से और चैन से मारपीट कर दी है। तो इसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया 452-506-323 का, और अभी दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको रिमांड पर भेज रहे हैं। जबलपुर में एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। बड़ा पत्थर शमशान घाट में राजकुमार साजदानी के निधन पर उनके शव को उनकी बेटी सावेरी सत्यार्थी साजदानी ने मुखाग्नि दी है। साजदानी की मृत्यु पर उनकी बेटी की आंखें बार बार छलक रही थी, बावजूद उसने हौसला नहीं हारा और आखिरी रस्म की जिम्मेदारी निभाई। दरअसल रांची के बड़ा पत्थर इलाके में रहने वाले 75 साल के राजकुमार साजदानी की बीमारी की वजह से कल देर रात मृत्यु हो गई। मृतक की इकलौती बेटी अंतिम यात्रा के साथ शमशान घाट पहुंची। सावेरी जिस वक्त अपने पिता को मुखाग्नि दे रही थी, तब उनकी आंखें बार बार छलक रही थी। इस दौरान अन्य लोगों की आंखें भी नम हो गई। मेरे पिताश्री राजकुमार साजदानी जी का स्वर्गवास हो गया है। ये पहली बार होगा सिंधी समाज के लिए कि किसी लड़की ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है, क्योंकि मेरे अलावा उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो ये मेरा जिम्मा भी था और पापा की इच्छा भी थी कि मैं उनको मुखाग्नि दूं, तो मैं यहाँ पर उनका देह संस्कार करने आई। भाई राजकुमार साजदानी आज अपनी जीवन यात्रा पूरी कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हुए। सिंधी समाज में रहते थे। पहला प्रयास है, अनुकरणीय। सावेरी को कुमार भैया ने बेटा बनकर के पाला था, आज उन्होंने वो अपना फर्ज अदा किया। कोरोना से लॉकडाउन में इस्पात नगरी भिलाई के 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने अपने हुनर का सदुपयोग किया। दोनों ने पेट्रोल से चलने वाली पुरानी मोटर बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करने का कारनामा कर दिखाया है। पेट्रोल के लगातार बढ़ते भाव के बीच भिलाई के उज्जवल जिज्ञासी और अजय अग्रवाल ने पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में बदल दिया। उज्जवल जिज्ञासी ने बताया कि ये बाइक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चल सकती है। इस बाइक में 1800 वॉट की ब्रशलेस मोटर के साथ 55 एम्पियर प्रति घंटा क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया है। दोनों छात्रों ने बैटरी को भी खुद बनाया है, जिसे चार्ज करने में 5 घंटे का समय लगता है। इसमें 3 यूनिट बिजली की खपत के साथ 20 रुपए का खर्च आता है। आज के दौर में इलेक्ट्रिक बाइक की जरूरत को देखते हुए दोनों छात्रों के प्रयास को सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हमने इसे 2000 किलोमीटर तक भी चला के देखा भिलाई की विभिन्न सड़कों पे, तो हमें इसके जो टेस्ट मिले वो काफी सेटिस्फैक्टरी थे, काफी अच्छे थे। तो इसमें हमें ये मिला कि इस बाइक को हम 80 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड ले जा सकते हैं।
ये बाइक जो हमने बनाई इसमें हमने बैटरी यूज़ की है लिथियम आयन NMC टाइप की, जिनकी लाइफ साइकिल अराउंड 1000 रहती है। एक लाइफ साइकिल का मतलब होता है 0 to 100% चार्जिंग। अगर हम इसे वर्ष में देखा जाए तो ये सेल्स लगभग 4 साल तक चल सकती हैं बिना किसी परेशानी के। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।